नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अल अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में बरी कर दिया है। पीएमएल सुप्रीमो नवाज शरीफ ने इस मामले में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर इस हफ्ते सुनवाई चली। अदालत ने आज उन्हें मामले में बरी कर दिया। अदालत का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब अगले चुनाव में उनकी नजरें प्रधानमंत्री के तौर पर रिकॉर्ड चौथे कार्यकाल पर टिकी हुई हैं। ईडी के द्वारा जारी छठे समन पर भी सीएम हेमंत सोरेन आखिरकार ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। मंगलवार को 11 बजे सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया था, लेकिन मंगलवार को ठीक 2 बजे ईडी दफ्तर के ठीक सामने से निकलते हुए सीएम स्टेट हैंगर चले गए, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर से दुमका के लिए रवाना हो गए। इसके बाद सीएम ऑफिस से एक व्यक्ति ईडी दफ्तर पहुंचा और एक पत्र वहां के अधिकारियों को सौंप दिया। बता दें, जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब तक 6 समन जारी किए जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने अलग अलग कारणों से अब तक ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए हैं। खाद्य वस्तुओं के दाम में तेजी से रिटेल महंगाई नवंबर में बढ़कर 3 महीने के उच्च स्तर यानी 5.55% पर पहुंच गई है। एनओसी के मंगलवार को जारी आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। इसके मुकाबले अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 4.87% थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर नवंबर महीने में बढ़कर 8.7% रही है, जो अक्टूबर में 6.61% और पिछले साल नवंबर में 4.67% थी। दिल्ली में आयोजित ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि एआई में भारत के तकनीकी परिदृश्य में क्रांति लाने की क्षमता है। एआई वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों पर प्रभाव डाल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एआई के अनेक पॉजिटिव पहलू हैं, लेकिन नेगेटिव बातें भी चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में एआई विकास का सबसे बड़ा टूल बन सकता है और 21वीं सदी में तबाही करने में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि डीप फेक का चैलेंज सबके सामने है, साइबर सिक्योरिटी, इसके अलावा आतंकियों के हाथ में एआई टूल्स के आने का खतरा है। अगर उनके पास एआई लेस हथियार पहुंच जाएं तो ग्लोबल सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा। इस विषय पर चर्चा करके ठोस प्लान पर पहुंचने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने द हिंदू को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि इंडिया गुट को जल्द से जल्द सीट बंटवारे की व्यवस्था को ठीक करना होगा और 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रभावी होने के लिए इस पर सामंजस्यपूर्ण ढंग से बातचीत करनी होगी। रामगोपाल ने यह बात 19 दिसंबर को होने वाली बैठक से पहले की है। उन्होंने कहा कि हालिया विधानसभा चुनाव नतीजों के बावजूद जातीय जनगणना 2024 में विपक्ष के अभियान का केंद्र रहेगी और यह भी संकेत दिया कि मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों पर एसपी कांग्रेस विवाद सुलझ गया है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने केवल एक प्राथमिकता है, 2024 का आम चुनाव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए 3 विधेयकों को वापस ले लिया और लोकसभा में संसदीय पैनल की सिफारिशों को शामिल करते हुए मसौदा कानूनों को एक नया सेट पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि गृह मामलों की संसदीय समिति की सिफारिशों को शामिल करने के लिए कई आधिकारिक संशोधन लाने के बजाय सरकार ने बदलावों को शामिल करते हुए नए विधेयक लाने का फैसला किया। शाह ने विपक्षी सदस्यों को बताया कि इन विधेयकों पर चर्चा गुरुवार को होगी और मतदान शुक्रवार को होगा। विपक्षी सदस्यों ने तीनों विधेयकों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय की मांग की। मंगलवार को राज्यसभा में कई विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को रेगुलेट करने वाला नया बिल सत्तारूढ़ दल की हाँ में हाँ मिलाने वालों को नियुक्ति करने और उनके आचरण को प्रभावित करने की अनुमति देगा, जो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाएगा। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार ने भारत के प्रजातंत्र पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र चुनावी मशीन की स्वायत्तता, निर्भीकता, निष्पक्षता को बुलडोजर के नीचे कुचल डाला है। एक समय था जब ईसी का मतलब चुनावी विश्वसनीयता था, आज इसका मतलब चुनावी समझौता हो गया है। अपनी मर्जी का मुख्य चुनाव आयुक्त लगाएंगे और अपनी मर्जी से चुनाव आयोग चलाकर जीत हार कराएंगे। प्रजातंत्र पर यह सबसे बड़े हमलों में से एक है जो मोदी सरकार ने पिछले 9.5 साल में किया है। हम इसे आखिर तक ले जाएंगे और ये संघर्ष संसद से सड़क तक जारी रहेगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने मुख्य चुनाव आयुक्त समेत अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े बिल का विरोध किया है। मंगलवार को सदन के अंदर उन्होंने कहा कि बीजेपी ये बिल लाकर चुनाव आयोग पर कब्जा करना चाहती है। इसके पास होने से मुख्य चुनाव आयुक्त समेत 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में आ जाएगी और वो अपनी मर्जी से किसी का भी चयन कर सकेंगे।
राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी देश में निष्पक्ष चुनाव खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस बिल के माध्यम से सरकार ने चीफ जस्टिस को हटाकर एक कैबिनेट मंत्री को चयन समिति का हिस्सा बना दिया है। इससे साफ है ये बिल सीधे सीधे चीफ जस्टिस को समिति से बाहर करने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि सिलेक्शन के लिए सरकार के पास 2 वोट हैं और आराम से सरकार 2-1 से फैसला ले सकती है कि कौन मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, कौन चुनाव आयुक्त होंगे। ये सरकार के हाथ में आ जाता है। ये पार्टी मैन, यस मैन के लिए गेट खोलती है। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब संबित पात्रा को मुख्य चुनाव आयुक्त बना सकते हैं ये लोग। केंद्रीय चुनाव आयोग में 3 शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति के लिए एक विवादास्पद संशोधन विधेयक राज्यसभा में मंगलवार को पेश किया गया। इस बिल का नाम मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 10 अगस्त को लाया गया था, लेकिन कुछ आपत्तियों के बाद सरकार ने इसे फिर से पेश किया है। सरकार का दावा है कि इसमें बदलाव किया गया है। इस बिल में प्रावधान है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के वेतन और भत्ते कैबिनेट सचिव के बजाय सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होंगे। इस बिल में यह भी प्रावधान है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और केंद्र का कोई मंत्री करेंगे। पहले इस चयन समिति में भारत के चीफ जस्टिस भी थे। सरकार ने जब इस बिल को अगस्त में पेश किया था तो विपक्ष ने इसका विरोध किया था। संशोधित गत बिल में इस बात का भी प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त जो भी एक्शन लेंगे या आदेश देंगे उनका पूरा संरक्षण रहेगा, यानी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। इस संशोधित बिल में कहा गया है कि कोई भी अदालत किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त रहा हो या है या था, उसके द्वारा तब बोला गया या किया गया कार्य आपराधिक या सिविल कार्रवाई की सीमा में नहीं आएगा। यानी अदालत इस संबंध में किसी भी याचिका पर सुनवाई करते हुए सीईसी या किसी आयुक्त के खिलाफ आदेश पारित नहीं कर सकेगी। राजस्थान में नई सरकार बनते ही जनता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में बिजली वितरण कंपनियों ने बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी कर दी है, जिससे नई सरकार के लिए आते ही नई परेशानी खड़ी हो सकती है। माना जा रहा है कि बिजली के दामों में लगभग 20% तक बढ़ोतरी की जा सकती है। बता दें, राजस्थान में राज बदलते ही जनता को तगड़ा झटका लग सकता है। इसको लेकर कांग्रेस ने भी अपने सोशल मीडिया पर इसको मुद्दा बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। बीजेपी ने एक और चौंकाने वाला फैसला करते हुए भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री चुना है। वो पहली बार विधायक बने हैं। वो सांगानेर से चुने गए हैं। राजस्थान में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। दिया सिंह और प्रेमचंद बेरवा डिप्टी सीएम होंगे। वहीं वासुदेव देवनानी स्पीकर होंगे। बीजेपी के नए चुने गए विधायकों की बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने इनके नाम का ऐलान किया है। राजनाथ सिंह ने बताया, बैठक में एक प्रस्ताव राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रखा। उन्होंने भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया। किरोड़ी लाल मीणा, मदन दिलावर, जावर सिंह और पूरे सदन ने नाम का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, मैं आश्वस्त हूं कि भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान तेजी से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। राजस्थान में बीजेपी ने भजनलाल शर्मा को सरकार की कमान सौंपने का ऐलान किया है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। भजनलाल शर्मा की सरकार में दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री होंगे। इस फैसले को कई लोग बीजेपी की ओर से सभी जातियों को साधने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। भजनलाल शर्मा ब्राह्मण हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय से आने वाले मोहन यादव के बाद राजस्थान में भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान हुआ तो कई लोगों ने इसे सवर्णों को खुश करने की कोशिश के तौर पर देखा। राजस्थान की ही बात करें तो दिया सिंह राजपूत हैं और प्रेमचंद बैरवा दलित समुदाय से आते हैं। इनके नाम के ऐलान के बाद पत्रकारों ने बीजेपी के सीनियर विधायक किरोड़ी लाल मीणा से यही सवाल किया। पत्रकारों ने पूछा कि राजपूत, ब्राह्मण और दलित नेताओं के जरिए क्या ये जातियों को साधने की कोशिश है? इस पर मीणा ने कहा, हमें जाति को साधने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सबसे बड़ा चेहरा 36 कौम का है, नरेंद्र मोदी। उनके नाम पर हम 3 राज्यों में जीत गए, आगे 2024 में भी जीतेंगे। वसुंधरा राजे का वो वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें राजस्थान में उनको एक पर्ची दी गई है और उनको पर्ची खोलनी है, उसमें सीएम का नाम लिखा हुआ है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जैसे ही वसुंधरा ने पर्ची खोली उनके होश उड़ गए। वो तुरंत राजनाथ की तरफ मुड़कर कुछ कहने वाली होती हैं, लेकिन राजनाथ सिंह उधर नहीं देख रहे होते हैं। पर्ची में भजनलाल शर्मा का नाम लिखा होता है। इस वीडियो को रीट्वीट कर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है, पूर्व सीएम के लिए शौक लगा मोमेंट। राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएम के रूप में अपने नाम के ऐलान के बाद पार्टी नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया है। शर्मा ने कहा, मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये टीम, सभी विधायक राजस्थान की अपेक्षाओं को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का सर्वांगीण विकास करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाता हूं।
राजस्थान में बीजेपी ने भजनलाल शर्मा को अगला मुख्यमंत्री चुना है। वो पहली बार विधायक चुने गए हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्रियों की तरह ये भी चौंकाने वाला नाम माना जा रहा है। भजनलाल शर्मा के नाम के ऐलान के बाद बीजेपी के सीनियर नेता किरोड़ी लाल मीणा ने पत्रकारों से कहा कि वो पहले ही संकेत दे चुके थे कि सीएम के तौर पर कोई चौंकाने वाला नाम सामने आएगा। उन्होंने कहा कि मीणा भी भविष्यवक्ता होते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि राजस्थान में चौंकाने वाला फैसला होगा। मीणा ने कहा, भरतपुर को लोहागढ़ कहते हैं। लोहागढ़ का व्यक्ति लौह पुरुष बनकर राजस्थान को आगे बढ़ाएगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया है कि बीजेपी का छत्तीसगढ़ में आदिवासी और मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री चुनना उनकी पार्टी की ओर से उठाई गई मांग का असर है। अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो बात उठाते हैं, पीएम मोदी तुरंत उस बात को अपनाते हैं और लागू करने में लग जाते हैं। बता दें, बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय से आने वाले मोहन यादव को मुख्यमंत्री चुना है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक अधीर रंजन चौधरी ने इसे राहुल गांधी की उठाई मांग का असर बताया है। शिवराज सिंह चौहान का कड़ा बयान आया है। दिल्ली जाने के सवाल से जुड़े एक मामले में उन्होंने कहा है कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से पहले मैं मरना बेहतर समझूंगा। तो क्या शिवराज सिंह चौहान एमपी का सीएम नहीं बनाए जाने से बेहद नाराज हैं या फिर उन्होंने किसी और संदर्भ में ये बात कही है? इस सवाल का जवाब पाने से पहले ये जान लें कि आखिर किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को भारी जीत मिली है और कहा जा रहा है कि उसमें शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना का बड़ा हाथ है, लेकिन अगले सीएम के रूप में उनका नाम नहीं आया। नए सीएम के रूप में मोहन यादव के नाम की घोषणा कर दी गई। तब शिवराज सिंह चौहान भी नए सीएम को बधाई देते नजर आए, लेकिन इस बीच दिल्ली जाने को लेकर एक सवाल पर जवाब के बाद शिवराज सिंह सुर्खियों में आने लगे। जब शिवराज सिंह चौहान से उनके दिल्ली जाने के हालिया बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, उस दिन संदर्भ ये था कि बाकी लोग दिल्ली में हैं, क्या आप दिल्ली जाएंगे? मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कहता हूं कि जाकर अपने लिए कुछ मांगने की बजाय मैं मर जाना पसंद करूंगा। वो मेरा काम नहीं है, इसीलिए मैंने कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा, बीजेपी आलाकमान ने उन्हें 18 साल काम करने का मौका दिया। उन्होंने नए सीएम मोहन यादव की तारीफ की। शिवराज सिंह चौहान का वो बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अपने लिए कुछ मांगे जाने से पहले मैं मरना पसंद करूंगा। इसी बयान को ट्वीट कर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है, ये बड़ी बात ही नहीं, मामा की खुली बगावत है। शिवराज ने कहा कि एक आग्रह किया है मुख्यमंत्री जी से मैंने कि मुझे प्रतिदिन पौधारोपण करने दें और उसके लिए मुझे जगह मिलती रहे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक बड़े मिशन के लिए हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं और मिशन तय करता है कि हम कहां रहेंगे। उन्होंने कहा कि लोग मेरे बारे में कह रहे हैं कि बड़ा अन्याय हो गया, मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाकर रखा, मुझे बहुत कुछ दिया, अब मुझे बीजेपी को देने का वक्त आया है, मैं इससे ऊपर उठ गया हूं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान को पकड़कर महिलाएं रोने लगी। आज तक पर चलाए जा रहे वीडियो में रोते हुए लाडली बहनाएं कहती हैं कि भैया, मध्य प्रदेश ने आपको वोट दिया था, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। फिर शिवराज सिंह चौहान भावुक हो जाते हैं, वो कहते हैं मैं भी कहां जा रहा हूं, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। रोते हुए महिलाएं कहती हैं कि बहनों ने आपको वोट दिया था, आप एक एक बहन के चाहते हो। फिर शिवराज भावुक नजर आते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा सरकार चल रहे कार्यों को पूरा करेगी और जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगी और मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान मोहन यादव को ट्वीट कर बधाई भी दे चुके हैं। कांग्रेस ने मंगलवार को मोहन यादव को मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुनने के लिए भाजपा पर हमला किया है और आरोप लगाया कि उनके खिलाफ उज्जैन मास्टर प्लान में बड़े पैमाने पर हेरफेर सहित कई गंभीर आरोप हैं। जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव नतीजे के 8 दिन बाद भाजपा ने मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री चुना भी तो ऐसा व्यक्ति जिस पर उज्जैन मास्टर प्लान में बड़े पैमाने पर हेरफेर करने समेत कई गंभीर आरोप हैं। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ के लिए रिजर्व 872 एकड़ जमीनों में से उनकी जमीन को लैंड यूज बदलकर अलग किया गया। इनके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनमें ये गाली देते हुए, धमकी देते हुए और आपत्तिजनक बयान देते हुए दिख रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि क्या ये है मध्य प्रदेश के लिए मोदी की गारंटी? असम में नागरिकता मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 दिसंबर को एक हलफनामा दाखिल कर कहा है कि जनवरी 1966 से मार्च 1971 के बीच असम आए प्रवासियों में से 17,861 प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई, जबकि विदेशी ट्रिब्यूनल आदेश 1964 द्वारा 32,381 व्यक्तियों को इस अवधि में विदेशी घोषित किया गया है। वहीं मार्च 1971 के बाद अवैध प्रवासियों की अनुमानित संख्या पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है
कि अवैध प्रवासियों के लिए सटीक डेटा एकत्र करना संभव नहीं है। केंद्र ने कहा है कि अवैध प्रवासियों के गुप्त और चोरी छिपे होने वाले प्रवेश का पता लगाना कठिन है। ये सीमा पार से वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना गुप्त तरीके से देश में प्रवेश करते हैं। अवैध रूप से देश में रहने वाले विदेशी नागरिकों का पता लगाना, उन्हें हिरासत में लेना और निर्वासित करना एक जटिल प्रक्रिया है। कर्नाटक में इन खबरों के बीच कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डी के शिवकुमार जातीय जनगणना रिपोर्ट जारी करने पर एक दूसरे के विरोधी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को राज्यसभा में शिवकुमार के रुख की सार्वजनिक रूप से आलोचना कर दी है। संसद में जब भाजपा सदस्यों ने राज्य सरकार के भीतर मतभेदों पर उनकी राय मांगी तो खड़गे ने आरोप लगाया, सभी ऊंची जाति के लोग इस पर एकजुट हैं। जम्मू कश्मीर से संबंधित 2 विधेयकों पर चर्चा के दौरान वरिष्ठ भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा, कांग्रेस ओबीसी के प्रति जो प्रेम दिखाती है वो एक दिखावा है, और जाति जनगणना पर शिवकुमार के रुख का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, खड़गे हमें बताएं कि आपकी सरकार जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट कब सार्वजनिक करेगी। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के खिलाफ एक याचिका पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपनी ओर से कहा कि डिप्टी सीएम के अलावा कांग्रेस विधायकों और वीरशैव महासभा के नेताओं ने भी इसका विरोध किया है। फिर खड़गे ने दावा किया, शिवकुमार और भाजपा जाति जनगणना रिपोर्ट के खिलाफ हैं। खड़गे ने कहा, वो भी विरोध कर रहे हैं, आप भी विरोध कर रहे हैं, इस मामले में दोनों एक हैं। ये जाति का चरित्र है, उच्च जाति के लोग आंतरिक रूप से एकजुट होंगे। यवतमाल पुलिस ने शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए यह मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर राजद्रोह का आरोप भी लगाया गया है। राउत के खिलाफ ये मामला पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखे उनके लेख से जुड़ा हुआ है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि बीजेपी के यवतमाल के संयोजक नितिन भोटाडा ने सामना अखबार के कार्यकारी संपादक राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार भोटाडा ने दावा किया कि राउत ने 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक लेख लिखा था। अमित शाह के द्वारा भारत के पहले पीएम नेहरू पर हमले को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि पंडित नेहरू ने भारत के लिए अपनी जान दे दी, वो वर्षों तक जेल में रहे। अमित शाह इतिहास से अनजान है, मैं उनसे इतिहास जानने की उम्मीद नहीं कर सकता हूँ, उन्हें उसे दोबारा लिखने की आदत है। राहुल ने कहा कि बेसिक मुद्दा जाति जनगणना और देश के धन किस हाथों में जा रहे हैं इस पर है। हम इन मुद्दों को आगे ले जाएंगे और गरीब का हक दिलवाएंगे। बीजेपी के द्वारा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आदिवासी और ओबीसी सीएम बनाए जाने पर राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारा भी ओबीसी था, उन्होंने भी बना दिया। उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि स्ट्रक्चर के अंदर कितनी भागीदारी है। पीएम ओबीसी हैं, लेकिन सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। 90 अफसरों में से 3 ओबीसी हैं और ओबीसी वालों का कोने में ऑफिस होता है। राहुल ने कहा कि सरकार के सिस्टम में ओबीसी की कितनी भागीदारी है, दलितों की कितनी है, आदिवासियों की कितनी है, ये मुख्य मुद्दा है। और 24 घंटा भटकाने के लिए नेहरू पर बोलते हैं, किसी पर भी बोलते रहते हैं। संसद में बैठे हुए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो हो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद लोगों का कहना है कि ये संगत का असर हुआ है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं इनकी हायरिंग इसीलिए हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तलाक याचिका खारिज कर दी है। अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला अलग अलग रहते हैं। कानूनी मामलों की न्यूज वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक जस्टिस संजीव सचदेव और जस्टिस विकास महाजन की खंडपीठ ने इस मामले में फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। फैमिली कोर्ट ने अब्दुल्ला की तलाक याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के निष्कर्षों से सहमति जताते हुए कहा कि पायल अब्दुल्ला के खिलाफ उमर अब्दुल्ला ने जो क्रूरता के आरोप लगाए हैं उनके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। बेंच ने कहा, हमें फैमिली अदालत के फैसले में कोई खामी नहीं लगी। क्रूरता के आरोप अस्पष्ट और अस्वीकार्य हैं। अपीलकर्ता किसी भी ऐसी हरकत को साबित करने में फेल रहा जिसे शारीरिक या मानसिक क्रूरता कहा जा सके, इसलिए हम ये अपील खारिज कर रहे हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर उन्हें शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। आरोप है कि सत्तारूढ़ सीपीएम की छात्र शाखा स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई के कुछ सदस्यों ने कथित तौर पर राज्यपाल के वाहन को टक्कर मार दी थी। हालांकि राज्य के सीपीएम नेताओं का कहना है कि एसएफआई के कार्यकर्ता राज्यपाल आरिफ को एयरपोर्ट जाते समय काले झंडे दिखा रहे थे, इससे उस दौरान अफरा तफरी मच गई। इसके वीडियो भी सामने आए हैं। ये घटना सोमवार को तब हुई जब राज्यपाल नई दिल्ली जाने के लिए तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जा रहे थे। घटना से राज्य में राजनीतिक हलचल पैदा हो गई। गवर्नर खान ने दिल्ली में मीडिया से कहा कि उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाने के लिए एक ठोस प्रयास किया जा रहा है, जिसका तात्पर्य मुख्यमंत्री विजयन की संलिप्तता से है। वहीं भाजपा के राज्य प्रमुख के सुरेंद्र ने दावा किया है ये घटना पुलिस की मिलीभगत से हुई।
जो राज्य में कानून व्यवस्था के खराब होने का संकेत है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले साल होने वाले गणतंत्र दिवस के लिए भारत नहीं आ रहे हैं। उन्हें भारत की तरफ से चीफ जस्टिस के तौर पर आमंत्रित किया गया था। इस मामले से परिचित लोगों ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अगले महीने गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए भारत आने की उम्मीद नहीं है। इसके साथ ही भारत में जनवरी में होने वाली क्वाड समिट भी टाल दी गई है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक क्वाड की मीटिंग के लिए भारत ने जो शेड्यूल बनाया है उस पर बाकी देश सहमत नहीं है। भारत पहले 27 जनवरी को शिखर सम्मेलन आयोजित करने की संभावना तलाश रहा था। IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO नीलंजन रॉय के इस्तीफे के बाद कंपनी के शेयरों पर नकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। कंपनी ने नए CFO के नाम की घोषणा कर दी है। एक्सचेंज को दी गई जानकारी के अनुसार जयेश संघराजका 1 अप्रैल 2024 से इन्फोसिस के नए CFO होंगे। हालांकि नए CFO के नाम की घोषणा के बाद भी कंपनी के शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली है। भारत ने हॉकी के जूनियर वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारतीय टीम मैच में एक वक्त 0-2 से पिछड़ रही थी। उसने जबरदस्त वापसी की और नीदरलैंड्स को 4-3 के अंतर से हरा दिया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।